नमस्कार मित्रों। आज हम इंग्लिश लिटरेचर की जो सीरीज़ हमारी चल रही है उसका ये थर्ड वीडियो है। तो इससे पहले हमने एंग्लो सेक्शन पर बात की थी, जिसमें दो वीडियोज़ में आपको इंग्लिश लिटरेचर के बारे में और उसका जो फर्स्ट पीरियड था एंग्लो सेक्शन पीरियड, उसके बारे में डिस्कस हम कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं मिडिल इंग्लिश लिटरेचर की। कि मिडिल इंग्लिश लिटरेचर जो है, इसमें क्या क्या चीज़ें हुई हैं और क्या इसका लिटरेरी प्रोसीजर रहा है या लिटरेचर से रिलेटेड क्या क्या यहाँ हुआ है, ये सभी कुछ हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ मेन फीचर्स जान लें कि मिडिल इंग्लिश जो लिटरेचर था या जो मिडिल इंग्लिश जो थी वो क्या थी। द इंग्लिश दैट यूज्ड फ्रॉम 1100 टू 1500 इज कॉल्ड मिडिल इंग्लिश। जी हाँ, ये सही है। 1100 से 1500 एडी के बीच की जो इंग्लिश थी वो मिडिल इंग्लिश कहलाती है। द मिडिल इंग्लिश लिटरेचर करस्पॉन्ड टू द मेडिवियल पीरियड। मेडिवियल पीरियड से रिलेटेड है। द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंग्लैंड इन 1066 ट्रेडिशनली सिग्निफाइज द बिगिनिंग ऑफ 200 ईयर ऑफ डोमिनेशन ऑफ फ्रांच इन इंग्लिश लेटर। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि अप्रोक्स जो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद जो अप्रोक्स 200 ईयर तक जो फ्रेंच वर्ड्स थे वो इंग्लिश लिटरेचर इंग्लिश लैंग्वेज में रहे। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 जनरल एज। हाँ, इसमें ये 4 जनरल एजेस हैं, मतलब साइड हैं, उसके जो हिस्से हैं वो हम देखेंगे। उससे पहले एक और फीचर रह गया है, जो है ओल्ड इंग्लिश लिटरेरी कंटेंट, पॉलिटिकली एंड इक्लेसिटिकल डॉक्यूमेंट। इक्लेसिटिकल डॉक्यूमेंट, ये जो ओल्ड इंग्लिश है, ये इसमें उस समय के पॉलिटिकल और इक्लेसिटिकल इन्वायरमेंट के बारे में बात है। अब हम इसकी कुछ पार्ट देखते हैं कि ये जो टाइम था इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। तो फर्स्ट है द अर्ली पीरियड, सेकंड 13th सेंचुरी, थर्ड 14th सेंचुरी एंड फोर्थ है 15th सेंचुरी। चलिए आगे बढ़ें। तो ये टाइम इसका टाइम था। अब यहाँ पे जो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट थी उसके बारे में बताया, तो उसको मैं थोड़ा संक्षेप में बता दूँ कि 1066 में जो नॉर्मन्स लोगों ने जो हेरोल्ड गॉडविन से जो जो वॉर हुआ था, युद्ध हुआ था, तो उसमें जीत हुई थी नॉर्मन्स की। और उसके बाद इनने जो हमारा जो कल्चर था, जो एंग्लो सैक्सन्स का जो कल्चर था, उसको इनने दबा दिया और एंग्लो सैक्सन को हरा दिया। तो तब से फिर नॉर्मन का राज्य शुरू हो गया। चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब ये जो 4 एजेस हैं, इनमें कुछ फीचर्स हैं, उनको हम थोड़ा सा डिटेल में कवर कर लें। सबसे पहले देखते हैं अर्ली पीरियड। अर्ली पीरियड जो था उस पर बात करते हैं। तो पोइट्री इज़ द प्रिंसिपल फॉर्म ऑफ लिटरेरी एक्सप्रेशन। हाँ, बहुत सही है ये कि जो पोइट्री जो होती थी उस समय पे लिटरेचर को एक्सप्लेन करने के लिए, बताने के लिए बेस्ट फॉर्म था। मतलब उस समय जो भी कुछ होता था तो वो पोइट्री के थ्रू ही बताया जाता था। यहाँ तक कि यदि कोई कहानी भी सुनानी है तो वो भी पोइट्री के थ्रू ही चलती थी। सेवरल पोएम इन अर्ली मिडिल इंग्लिश आर एक्सटेंट एंड रिटन इन ओल्ड इंग्लिश। बहुत सारी जो पोएम्स हैं वो ओल्ड इंग्लिश में ही लिखी गई इस समय। इन इंटरेस्टेड ऑन द लिंग्विस्टिक्स एंड प्रोसोडिक पर्पस रेदर देन लिटरेरी। हाँ, है ना। इनका जो मेन पर्सन होता था वो अपनी भाषा से संबंधित होता था। लिटरेचर तो ये उसको एक्सेप्ट नहीं करते थे बेसिकली, लेकिन आज के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको लिटरेचर मान सकते हैं। देन सेकंड पीरियड आता है 13th सेंचुरी, continuing the tradition of Anglo-Saxon prose directed toward ordinary people rather than polite society। ये जो टाइम था, तो यहाँ पे जो एंग्लो सैक्सन का जो प्रोज था वो ऑर्डिनरी पीपल्स तक पहुँच रहा था। एंड नेक्स्ट द रोमांस एन इम्पोर्टेंट कॉन्टिनेंटल नरेटिव वर्स फॉर्म वाज इंट्रोड्यूस इन इंग्लैंड। हाँ, तो ये जो क्या बोलते हैं, जो रोमांटिक लिटरेचर था, मतलब जो वीर गाथाएं वगैरह जो सॉरी गाथाएं होती थी, वो नॉर्मल लोगों तक नरेट हो रही थी और उन तक पहुंच पा रहा था।
और इंग्लैंड इस चीज़ को ठीक तरीके से जान पाया। नेक्स्ट है द 13th सेंचुरी वर्क्स रिटेन एलिमेंट्स ऑफ द एंग्लो सैक्सन हीरोइक ट्रेडिशन। इस टाइम पे इन लोगों ने, इंग्लैंड के कुछ लोगों ने जो एंग्लो सैक्सन का जो हीरो ट्रेडिशन था उसको अपनाया। और अब हम बात करते हैं 14th सेंचुरी की। द लेटर पोर्शन ऑन 14th सेंचुरी आल्सो वाज नॉट ओनली द सॉलिडेशन of English as the written language and a shift to secular writing. विलियम पेक्टर प्रिंटर। यहाँ पे ये समझें जल्दी, इस पर थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। तो यहाँ ये है कि यहाँ पे जो 14th सेंचुरी में सबसे खास काम ये हुआ था कि जो विलियम के एक्सटन जो थे, इनने प्रिंटर को इंट्रोड्यूस किया था और इन्हें जो चौसर थे उनके भी कुछ वर्क्स को, जैसे कैंटरबरी टेल्स था उसको भी प्रिंट किया और भी बहुत सारे वर्क्स को। प्रिंटिंग प्रेस आने से ये हो गया कि अब हमको जो मैन्यूस्क्रिप्ट है उनके बहुत सारे फॉर्म, उनके बहुत सारे सॉरी फॉर्म नहीं बोल सकते, उनके बहुत सारे एडिशन मिलने लगे जो इससे पहले पॉसिबल नहीं था। बात करें 15th सेंचुरी की, लिटरेरी वर्क मोस्टली सटायर एंड कॉम्बाइन मेडिवल रोमा रेनेसा एलिमेंट। हाँ, इस समय पे सटायर वगैरह शुरू हो गए और रेनेसा शुरू हो चुका था इंग्लैंड में। आगे देखते हैं, मोरालिटी प्ले प्रोबेबली अरोज पार्ट फ्रॉम द डिज़ायर ऑफ रिलीजियस राइटर्स टू टीच अ प्रिंसिपल ऑफ क्रिश्चियंस। तो यहाँ पे जो क्रिश्चियन रिलीजन था वो ग्रो कर रहा था, उसकी टीचिंग्स लर्निंग्स भी होने लगी थी। मोरालिटी प्ले पर ज़्यादा फोकस किया गया। आगे देखते हैं द मेडिवल ड्रामा, लिटर्जिकल प्ले एंड मिस्ट्री प्ले। हाँ, ये इस टाइम पे ही होते थे ये प्लेस। अब इस मिडिल इंग्लिश पीरियड का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो वो ये है कि द लिटरेरी राइटिंग आर आल्सो ओल्ड इंग्लिश। हाँ, ओल्ड इंग्लिश था। सेकंड था मिडिल इंग्लिश रिक्वायर द कॉन्स्टेंट हेल्प ऑफ ग्लोसरी। थर्ड है medieval works of literature often center on the inevitable sadness, change, lose, death, the vanity of human grandeur. फोर्थ है the greatest poet of that time was Geoffrey Chaucer। हाँ, इस टाइम का ग्रेटेस्ट चौसर जी 14th सेंचुरी के थे चौसर, ये इस समय के ग्रेट पोएट्स थे। और भी बहुत सारे थे लेकिन स्पेशली इन्हीं पे फोकस किया जाता है। जॉन वाइक्लिफ भी इसी के अप्रोक्स थे, इसी मिडिल इंग्लिश पीरियड में थे। Chaucer's The General Prologue to the Canterbury Tales has long been recognized as one of the greatest masterpiece of English literature। हाँ, ये जो चौसर का जो कैंटरबरी टेल्स था ये इंग्लिश लिटरेचर का मास्टरपीस है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये कैंटरबरी टेल्स। आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में जॉफरी चौसर के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये इंग्लिश पोएट्री का जो टाइम पीरियड था 1343 to 1400। ये उस समय का अर्ली लाइफ का एक फ़ोटो है जो आप देख सकते हैं, ये लोगों की लाइफ किस तरीके से होती थी ये भी। अब जो चौसर हैं उनके कुछ वर्क्स पे बात कर लें तो इनके मेजर 4 वर्क हैं, जिसमें फर्स्ट है पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स, सेकंड ट्रायलस एंड क्रेसिडी, थर्ड है द लेजेंड ऑफ गुड वुमन एंड फोर्थ जो अनफिनिश्ड वर्क है ये है कैंटरबरी टेल्स। इसको भी पूरा नहीं कर पाया, उनकी डेथ हो गई। अब इनकी जो राइटिंग्स की थी उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आप यहाँ देखेंगे। तो ग्रोइंग ऑडियंस फर्स्ट, सेकंड द पेनोरामा ऑफ मोस्ट सीरियस ऑफन melancholic diverse folk of many social class, castle, monochrome grey, loyalty in the lord, barnyard and town। हाँ, इस समय के बारे में ये है कि इस समय जो जो भी लिटरेचर था वो कुछ सीरियस होता था, कोर्ट से रिलेटेड होता था और कोर्ट से जुड़े हुए जो लोग होते थे बस उस पर मतलब स्पेशली फोकस किया जाता था। नेक्स्ट है द अपीयरेंस ऑफ लीजर, desperate courage in defeat, major themes agony of the lordless man core continue in the become chivalric, social alienation, noble and heroic deeds, agony of alienation, physical hardship for audience almost exclusively male, lord and the sovereign lady। तो ये इसके कुछ फीचर्स हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अब जो बात हो रही है वो हो रही है कैंटरबरी टेल्स की। तो आप देख सकते हैं कि जो कैंटरबरी टेल था वो 14th सेंचुरी का बड़ा खास वर्क है और इसी टाइम पे 100 ईयर वॉर भी चल रहा था। और ये जो कैंटरबरी टेल्स था तो इसमें टोटल
नरेटर को मिला के 31 पिलग्रिम्स थे, उन्हीं ने कुछ स्टोरीज दी हैं, तो जिनको हम यहाँ देख रहे हैं। ये वो कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में अभी बात कर रहा था, जैसे कि आप देख सकते हैं। द नाइट है, द स्क्वायर है, द रीव है, द मिलर है, द कुक है, द मर्चेंट, द क्लार्क ऑफ ऑक्सफोर्ड, द सार्जेंट ऑफ लॉ, द फिजिशियन, द पार्सन, द फ्रायर, द समनर, द पार्डनर, द कैनन योमेन, और खुद जोफ्री चौसर। कुछ और रिमेन्स कैरेक्टर हैं, द वाइफ ऑफ बाथ, द फ्रैंकलिन, द शिपमैन, द मैंसिपल, द मोंक, द प्रायरस, द सेकेंड नन, द नन प्रीस्ट। अब यहाँ पे ऑर्डर ऑफ द कैंटरबरी टेल्स को समझते हैं। नोबडी नोन एग्जैक्टली इन द व्हाट ऑर्डर चौसर इंटेंडेड टू द प्रेजेंट द टेल्स। ये कोई नहीं जानता कि उन्होंने किस ऑर्डर में ये जो टेल्स प्रेजेंट की हैं। और इवन इफ ही हैड स्पेसिफिक ऑर्डर इन माइंड फॉर ऑल ऑफ देम, 82 अर्ली मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ द टेल्स सर्वाइव। इस जो ये जो वर्क था, इसकी 82 जो मैन्यूस्क्रिप्ट हैं वही अभी तक सर्वाइव कर पाई हैं। एंड मैनी ऑफ वेरी कंसिडरेबल इन द ऑर्डर विच दे प्रेजेंट टू द टेल्स। और बाकी की जो है वो बड़ी ही मुश्किल से अभी तक उनको ऑर्डर में जमा पाए हैं, ताकि काफ़ी कठिन है वो। तो अब देखते हैं कि जो कैंटरबरी टेल्स की जो लैंग्वेज थी वो क्या थी। द कैंटरबरी टेल्स इज रिटन इन मिडिल इंग्लिश विच बियर अ क्लोज विजुअल resemblance to the English writing and spoken today. In contrast, Old English, the language of Beowulf, for example, can be read only in a modern translation or the students of Old English। ना ये उसका ओल्ड इंग्लिश में ही लिखी गई है, और टाइम पीरियड पे जो भी कुछ था यहाँ आप देख सकते हैं। चौसर कैरेक्टर्स each express different, sometimes vastly different reality, creating in the atmosphere of relativism। हाँ, उस सोसाइटी की रियलिटी उसका क्रिएटिंग और उस समय का जो इन्वायरमेंट था वो हमको कैंटरबरी टेल्स में दिखता है। ये नाइट टेल्स है जिसको हम कवर नहीं करेंगे अभी, और ये अदर लिटरेरी वर्क है उस समय के। द लेजेंड ऑफ एंशियंट ग्रीस एंड रोमन, द ब्रिटिश लेजेंड ऑफ किंग आर्थर एंड द नाइट ऑफ द राउंड टेबल। तो बस इसी के साथ हमारा जो वीडियो है वो खत्म होता है। इसमें कुछ कमियां रह गई हो तो ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।